मानवीय करुणा की दिव्य चमक। आज ये 10th क्लास का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बस्ती शहर में 15 सितंबर 1927 को इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की। आज वह एक महत्वपूर्ण राजनीतिक कवि माना जाता है। उन्होंने साहित्य अकादमी जीता। उनकी कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग, खूंटे पर लटका लोग, पर स्त्री, पत्र की जरूरत, उनके लघु कहानी बकरी बली का बकरे के लिए पुरस्कार MS संध्यू द्वारा कन्नड़ में पूरी.com के रूप में रूपांतरित किया है। आपातकाल की अवधि 1975 से लेकर 1977 में यह एक राजनीतिक व्यंग्य के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जब यह भी एक लोक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है से शुरू संशोधित रूपांतरों के साथ साल भर में कई बार मंचन किया गया है। उसकी अन्य विख्यात नाटकों लाख की नाक, हवालात, भों भों, खों खों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना भी अपने समय के दौरान स्वतंत्रता की जरूरत से पता चलता है कि मुक्ति की आकांक्षा लिखा है। उनकी कविताओं में से एक सिद्धार्थ प्रताप सिंह शीर्षक अपनी बिटिया के लिए एक कविता के द्वारा एक एनिमेशन कम में बदल दिया गया है। उन्होंने ये भी लिखा था, शाम का एक किसान। प्रस्तुत पाठ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा लिखित एक उच्च कोटि का संस्मरण है, इसमें फादर कामिल बुल्ले की चारित्रिक और व्यावसायिक विशेषताएं वर्णित हैं। बेल्जियम में जन्मे फादर बुल्के ऐसी जन्मभूमि से भारत आए जो गिरजाघरों की पादरियों, धर्म गुरुओं और संतों की पावन भूमि कही जाती है। उन्होंने भारत आने के बाद से मृत्यु पर्यंत अपना कर्म क्षेत्र बनाए रखा। फादर सन्यासी थे परंतु परंपरागत नहीं। लेखक और फादर के संबंधों की झलक हमें इस संस्मरण में मिलती है। वे भारतीय संस्कृति में रच बस गए हैं और हिंदी भाषा दो राष्ट्र भाषा का दर्जा दिलाने का सराहनीय प्रयास किया। फादर बुल्के के निधन का लेखक का आक्रोश। लेखक फादर के निधन पर अफसोस करते हुए ईश्वर से प्रश्न करता है कि जिनके रंगों में मिठास भरे अमृत के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था, जिसने इतनी ममता, इतना अपनत्व इस साधु में अपने प्रियजन के लिए बह रहा था, ऐसे धू के लिए यातना से मौत क्यों। फादर बुल्के की आत्मीयता और लेखक के लिए फाड़ा बुल्के को याद करना सांझ संगीत सुनना जैसा लगता था। वह पारिवारिक रिश्तों में बंधे हुए थे। वह हमारी हंसी मजाक में शामिल रहते थे, हमारी रचनाओं में विवेक राय और सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी भी उत्सव में वे भाई की तरह खड़े रहते थे और ओ रोहितों की तरह आशीष देते थे। लेखक ने उन्हें कभी क्रोध में नहीं देखा। लेखक के मन में यह जिज्ञासा सदैव बनी रही कि फाड़ा बुल्के बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर मन सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागी। फादर बुल्के का परिवार। लेखक प्राय अपनी बातों में उनसे पूछता था कि अपने देश की याद आती है तो अक्सर यही कहते थे कि मेरा देश तो भारत है। हाँ, जन्मभूमि रेम स्पा चापल की याद आती है। माँ की बहुत याद आती है। पिता व्यवसायी थे, एक भाई पादरी हो गया, एक भाई काम करता था, एक बहन जो सख्त और जिद्दी थे। भारत में बस जाने के बाद 2-3 बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम गए थे। वे बताते हैं कि माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से गया। सचमुच इंजीनियरिंग अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़कर सन्यासी बन गए। फादर बुल्के की भारत में प्रतिक्रियाएं। फादर बुल्के ने भारत में आकर संघ में धर्म प्रचार के पद्दी सूरों की 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। कोलकाता से BA और इलाहाबाद से MA किया। से जविये कलंगी रांची और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष रहीं और यहीं उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया और बाइबल का अनुवाद किया। वहीं बीमार पड़े। पटना से दिल्ली आए। 47 वर्ष भारत में रहकर 73 वर्ष की जिंदगी जीकर चले गए।
संकल्प के सन्यासी फादर बुल्के। फादर बुल्के कभी संकल्प के सन्यासी लगते थे, कभी मन से सन्यासी लगते थे। एक बार रिश्ता बनाकर तोड़ना उनके स्वभाव में नहीं था। उन्हें हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की चिंता थी, जिसके लिए हर मंच पर अपना दुख प्रकट करते थे। केवल इसी बात पर उन्हें झुंझलाते देखा हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करते देख उन्हें दुख करते हुए देखा तो लेखक को अपने पुत्र की और पत्नी की मृत्यु पर फादर के शब्दों में झड़ती हुई ध्वनि शांति प्रदान देती है। फादर बुल्के की अंतिम जीवन यात्रा। लेखक को अपने जीवन के अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख हुआ, क्योंकि लेखक को फादर बुल्के की अंतिम यात्रा। लेखक को अंतिम क्षणों में फादर से गले न मिलने का दुख हुआ, क्योंकि लेखक को पता नहीं था कि फादर दिल्ली में हैं और बीमार हैं। जब देखा तो उनका जिस्म ताबूत में पड़ा। 18 अगस्त सन 1892 की सुबह कश्मीरी गेट के निक्सन कबरगाह में उतना ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी के नीचे उतारा गया। इस यात्रा में कबरगाह तक जाने वाले शैक्षणिक संस्थान से जुड़े बड़े बड़े लोग थे। वहीं ही विशी से उनका अंतिम संस्कार हुआ। सेंट जेवियर के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती से जा रहे हैं। लेखक की सोच। लेखक कहता है कि मैं जानता था कि सन्यासी ने कभी नहीं सोचा होगा या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। हमारे बीच से वह चला गया जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा हुआ और सबसे अलग सा होकर सबसे ऊंचाइयों पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक से लहराता खड़ा था। प्रश्न अभ्यास। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? देवदार का वृक्ष बहुत ही छायादार होता है तथा फादर बुल्के का व्यक्तित्व भी कुछ ऐसा ही था। जिस प्रकार देवदार का वृक्ष छायादार होता है, होने के कारण लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार फादर बुल्के भी उनकी शरण में आए हुए लोगों को आश्रय देते थे। उनके दुख में उनको शीतलता प्रदान करते थे। फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। किस आधार पर कहा जा सकता है? फादर बुल्के पूरी तरह से भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर चुके हैं। उन्होंने भारतीय संस्कृति से प्रेरित होकर संन्यास लेते समय यह शर्त रखी थी कि भारत आएंगे। भारत आकर उन्होंने हिंदी में बीए किया, इलाहाबाद में एमए किया, प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध कर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने ब्लू बर्ड तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोश भी तैयार किया। उन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए भी प्रयास किए। उनका पूरा जीवन भारत तथा हिंदी भाषा पर समर्पित था। अतः हम कह सकते हैं कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए जिसमें फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। फादर बुल्के का हिंदी संस्कृति के प्रति विशेष झुकाव था। भारत आकर उन्होंने कलकत्ता में हिंदी बीए, इलाहाबाद में एमए किया। उन्होंने रामकथा उत्पत्ति और विकास पर शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने अपना अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश भी तैयार किया। बाइबल का अनुवाद नील पंक्षी के नाम से और बाइबल का हिंदी अनुवाद भी किया। हिंदी का राज्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रयास किए। लोगों को हिंदी भाषा के महत्व को समझाने के लिए विभिन्न तर्क भी दिए। हिंदी भाषा की उपेक्षा करने वालों से उन्हें दुख होता था। इस पाठ के आधार पर फादर कामिल बुल्के की छवि उभरती है। अपने शब्दों में लिखिए। फादर कामिल बुल्के का व्यक्तित्व सात्विक था। ईश्वर के प्रति उन्हें गहरी आस्था थी। एक लंबी पादरी के चोंगे से ढका हुआ शरीर था, गोरा रंग था, सफेद झाई मारती हुई सी दाढ़ी, नीले आंखें थी। उनके हृदय में सभी आत्मजनों के लिए प्रेम था। वे वात्सल्य की मूर्ति थे। हमेशा एक मंद मुस्कान उनके चेहरे पर झलकती थी। क्रोध कभी भी नहीं आता था। दुख से विरक्त लोगों को संतावना देकर दो बोल बोलकर शीतलता प्रदान करते थे। भारत देश में उन्हें बहुत प्रेम था। उन्हें हिंदी भाषा से भी बड़ा ही लगाव था। हिंदी में उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और ब्लू वर्ड बाइबल का अनुवाद भी किया। हिंदी भाषा की उपेक्षा के लिए उनके लिए असह्य थी।
इसी बात से उन्हें क्रोध में देखा हुआ था। उनका व्यक्तित्व बहुत ही शांत था। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? लेखक ने बुल्के मानवीय करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके मन में सभी के लिए प्रेम भरा हुआ था, जो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देता था। विपत्ति की घड़ी में वे संतावना के दो बोल के द्वारा मनुष्य को धीरज बांधते थे। स्वयं लेखक की पत्नी तथा पुत्र की मृत्यु पर फादर बुल्के ने भी संतावना दी। फिर भी मानव का दुख उन्हें देखा नहीं जाता था। उन्हें कष्ट दूर करने के लिए यथाशक्ति प्रयास करते थे। फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे? फादर बुल्के एक सन्यासी थे। वे चोगा पहनते थे, लोगों की सहायता करते थे और सभी मानवीय गुणों का पालन करते थे। परंतु सन्यासी जीवन के परंपरागत गुणों से अलग भी उनकी एक भूमिका थी। जैसे उन्होंने सन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपना अध्ययन जारी रखा। कुछ दिन बाद ये कॉलेज में पढ़ाते थे और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेते थे। इसलिए फादर बुल्के की छवि परंपरागत सन्यासियों से अलग थी। प्रश्न 7, आशय स्पष्ट कीजिए। नम आंखों पर गिनना स्याही फैलाना है। फादर को याद करना एक उदास संगीत को सुनकर जैसा है। फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर उनकी अंतिम यात्रा पर बहुत से लोग आए थे तथा फादर बुल्के की मृत्यु से रोने वालों की कमी नहीं थी। उस समय रोने वालों की सूची तैयार करना कठिन था, अर्थात बहुत लोग थे। फादर को याद करने से दुख होता है और यह दुख एक उदास शांत संगीत की तरह हृदय पर एक अमिट छाप छोड़ता है। उनको याद कर मन दुखी हो जाता है। आपके विचार से बुल्के ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? फादर बुल्के के मन में हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा की जानकारी प्राप्त करने की इच्छा थी। इनका अध्ययन वे भारत आकर ही करना चाहते थे। भारत नया, भारतीय संस्कृति के प्रति वे आकर्षित हुए, इसलिए ये भारत आना चाहते थे। इसके लिए इन्होंने संन्यास ग्रहण करते समय यह शर्त रखी कि भारत में जाना चाहते हैं। प्रश्न 9, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रैम चैंपल। इस पंक्ति में फादर बुल्के की अपनी जन्मभूमि के प्रति कौन सी भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं? आप अपनी जन्मभूमि के बारे में क्या सोचते हैं? फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि रैम चैंपलियस थी, वहीं उनका जन्म हुआ। फादर बुल्के कथन में यह स्पष्ट है कि वे अपनी जन्मभूमि के बहुत प्रेमी थे तथा वे अपनी जन्मभूमि को याद करते थे। उनकी जन्मभूमि की सुंदर स्मृतियां उनके मानव पटल में थी। मनुष्य कभी भी रहे, परंतु अपनी जन्मभूमि की स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहती हैं। हमारे लिए भी हमारी जन्मभूमि अनमोल होती है। हमें अपनी जन्मभूमि से प्रेम है। हमारी वह मातृभूमि है। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। यही हमारा पालन पोषण हुआ। अतः हमें अपनी मातृभूमि पर गर्व होना चाहिए। मेरा देश भारत विषय पर 200 वर्ड का निबंध लिखिए। मेरा देश भारत। मेरा देश भारत। भूमिका। मेरा देश भारत है तथा हमें भारतीय होने पर गर्व है। भारतवर्ष को सोने की चिड़िया कहते हैं। यहाँ विभिन्नता में एकता है। इस देश में तरह तरह की बोलियां, भाषाएं बोली जाती हैं। एक देश होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी इनमें भाईचारा है। यह भारतवर्ष की एकता का प्रतीक है। ऐतिहासिक यहाँ अनेक महापुरुषों का जन्म हुआ। यहाँ राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म पूर्ण शासन पर न्याय कायम रखा। तो वहीं कृष्ण जैसी महाप्रतापी राजा भी हुए। इसी देश में महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ, जिन्होंने समाज को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। इसी का प्रभाव आज भी जनजीवन पर देखने को मिलता है। आज भी यहाँ के लोग धर्म और नीति में बंधे हुए हैं। भारतवासी आद्य सत्कार करना अपना धर्म समझते हैं। भौगोलिक सीमाएं। भारतवर्ष उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी, पूर्व से असम में पश्चिम और गुजरात तक फैला हुआ है। उत्तर में हिमालय पर्वत भारत माता के सिर का मुकुट समान सुशोभित होता है। यहाँ पर नदियां देवी की संज्ञा दी जाती है। गंगा नदी को देवी का रूप में पूजते हैं। महत्व। दुनिया में प्रगतिशील देशों में भारत प्रथम स्थान पर है। दुनिया के 7 अजूबों में पहला अजूबा यहाँ पर ताजमहल है, जिसे शाहजहां ने बनवाया था मुमताज महल की याद में। भारत में विभिन्नता में भी एकता है। इस सोच पर यह महत्वपूर्ण देश है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। इसके 3 रंग हैं, केसरिया, सफेद, हरा
और वो उसमें एक अशोक चक्र भी सुशोभित है। आप मित्र हडसन एंड्री ऑस्ट्रेलिया में रहता था। उसे इस बार की गर्मी की छुट्टी के दौरान भारत के पर्वतीय देशों के भ्रमण हेतु निमंत्रण करने के लिए एक पत्र लिखिए। मोती बाग, दिनांक दिल्ली, अपना पत्र वो लिखें, अपना एड्रेस। प्रिय मित्र, तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर अत्यंत खुशी हुई। जैसा कि तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां मिल रही हैं। यहाँ बहुत गर्मी है। मेरा तुमसे यह निवेदन है कि तुम अपनी छुट्टियों में यहाँ आओ। हम दोनों छुट्टियों में साथ साथ रहेंगे। गर्मी में हम शिमला जाएंगे। यहाँ का मौसम हर समय अत्यंत मनमोहक रहता है। कम से कम 1 माह की अवधि लेकर आना। अपने आने की सूचना अवश्य दे देना ताकि मैं पूरी तैयारी कर सकूं। पत्र जरूर लिखना। तुम्हारा मित्र मोहन, हैंडसन एंड्री, ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोध छांटकर अलग कीजिए। तब वह इलाहाबाद में थे और तब भी वह दिल्ली आते थे। इसमें और है समुच्चयवाचक। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था कि लड़का हाथ से निकल गया कि वे रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते थे। तो उनके मुख से संतान न देने के जादू भरे 2 शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर जाता था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती थी। जो समुच्चयवाचक है। पिता और भाइयों के लिए बहुत लगाव मन में नहीं था, लेकिन वो स्मृति में अक्सर डूब जाते थे। इसमें लेकिन है समुच्चय। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।